नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम को देखा था। अब इस क्लास में हम देखेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन यानी 1858 और उसके बाद। चलिए पहले नोट्स देखते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। क्वेश्चन अराइज होगा, ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन किस अधिनियम के तहत कर दिया? तो भारत शासन अधिनियम 1858। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अब देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल, वो भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? तो वो बना था 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 अधिनियम के तहत। उसी तरीके से अब जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय कहा जाने लगा। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो विलियम बेंटिक बना था। और प्रथम वायसराय कौन बना? तो यह लॉर्ड कैनिंग बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1858 अधिनियम के तहत, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। यह क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया किस अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत, तो भारत परिषद अधिनियम 1861, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। यानी वह एक बार प्रश्न का जवाब दे देंगे तो अब दोबारा प्रश्न नहीं पूछेंगे, और मतदान का भी अधिकार नहीं दिया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ, क्वेश्चन पूछेगा निर्वाचन पद्धति का आरंभ, तो आप लगा सकते हैं 1861। ठीक है, सॉरी 1892। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति 1892। अब है भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, जो कि पृथक निर्वाचन इसी के तहत आया था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया किस अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। और वह कौन से पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे पहली बार? तो वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार दिया गया। 1892 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग हमेशा पूछ लेता है कि पृथक निर्वाचन का प्रावधान किसके तहत किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। अगला है
कि भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार किसके तहत अपनाई गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू किया गया। यह सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली जो 1909 है, इसमें केवल मुसलमानों के लिए थी, लेकिन 1919 में इसे बढ़ाकर सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस द्विसदनीय व्यवस्था, हाँ, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त द्वैध शासन प्रणाली जो थी वह राज्य स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली आई, लेकिन केंद्र स्तर पर द्विसदनीय आई। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सदन पूछेगा तो केंद्र लगाना है, राज्य स्तर पे द्वैध शासन। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और यही द्वैध शासन 1935 में प्रांतों से समाप्त करके केंद्र स्तर पर ला दिया गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। तो पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किसके तहत किया गया? तो 1919 अधिनियम के तहत। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसके कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो भारत में सर्वप्रथम संघात्मक शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके, अभी ऊपर मैंने बताया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। तो स्टेटमेंट देकर के पूछ सकता है कि दलित, महिलाओं और श्रमिकों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया था। तो बिल्कुल किया गया था, लेकिन यह 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। फिर है, थोड़ा जुकाम हो गया है, सॉरी। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मुझे याद है किसी एग्जाम में यह पूछा था कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो कुछ लोगों ने लगा दिया था 1935। यह 1935 अधिनियम के तहत की गई थी, लेकिन की कब गई थी? 1937 में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को ब्रिटिश भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। तो इस क्लास में हमने इसका नोट्स देखा, जो कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम है। अब हम अगले क्लास में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड PYQ जो पूछे गए हैं वह देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जम के पढ़ाई करते रहिए।